नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो इजराइल की जो वॉर है, जो एस्केलेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। तो कल जो हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो वहाँ के जो सुप्रीम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे बात की फ़ोन पे और उनसे कहा, हेलो हेलो, हाँ नेतन्याहू भाई, अरे जो मैंने काम दिया था ना यार, तेरे को काम हुआ कि नहीं हुआ। तो मोदी जी ने एक्चुअली उनको समझाया कि जो उनको टास्क दिया था या फिर जो उन्होंने उनको बोला था उस काम का क्या हुआ। तो देखते हैं वो काम क्या था। पीएम मोदी कॉल नेतन्याहू रिमाइंड नीड फॉर प्रिवेंट रिगार्डिंग एस्केलेशन ऑफ वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि प्रधानमंत्री जी ने नेतन्याहू फ़ोन पर पश्चिमी संघर्ष को क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ने से रोकने की याद दिलाई। इंडिया इज कमिटेड टू सपोर्ट एफर्ट फॉर अर्ली रेजनिंग ऑफ पीस एंड सेप्टेम्बर, मिस्टर मोदी सेड। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद की इस दुनिया में इजराइल के साथ है। मतलब कि जो आतंकवाद है उसकी इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो भारत है, इंडिया इज कमिटेड टू सपोर्टिंग एफर्ट फॉर अर्ली रिस्ट्रिक्शन ऑफ पीस। मतलब कि जो इंडिया है वो पीस के सपोर्ट में है और जल्दी से जल्दी पीस के सपोर्ट में है, जिससे कि जो एशिया की, जो साउथ एशिया की जो स्थिति है, उस जो स्थिति है उस पर उन्होंने उनका ध्यान की इच्छा है बेंजामिन नेतन्याहू का, जो कि इस स्थिति पर ध्यान दिया जाए कि जो हमारे बीच में वार्तालाप हुई थी, जो हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उसका क्या हुआ है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो इस दुनिया में कहीं पर भी आतंकवाद की जगह नहीं है, आतंकवाद को नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मोदी जी ने ये क्यों कहा है कि जो एशिया है उसकी तरफ या उनकी जो बात है उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि जो समिट हुआ था अभी, कोर समिट, उसके बाद में जो दोनों युद्ध हैं, जो यूक्रेन रशिया का युद्ध और जो इजराइल और हमास का युद्ध, इससे बिल्कुल डीएक्सलाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। इसी कारण से मेरे हिसाब से जो युद्ध है इतना जल्दी जल्दी हो रहा है और जो आईडीएफ है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर है, मतलब इजराइल के ऊपर इसे बंद करने का प्रेशर है। क्योंकि एक जो इन्वेस्टमेंट है एशिया में, वो चाबहार पोर्ट ईरान में, जो एशिया कॉरिडोर है, भारत यूरोप एशिया कॉरिडोर है, उसके अंतर्गत जो मैंने बताया था कि भारत से जो कॉरिडोर बना रहा है वह मूलतः वहाँ से होकर गुजरता है जहाँ पर यह भी लड़ाई हो रही है। और अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है यहाँ पर, तो ये इंडिया के लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए इंडिया ने कहा है कि आप इस लड़ाई को स्टेबलाइज करो और इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। तो मोदी जी ने नेतन्याहू से कहा है कि आप लड़ाई को ख़त्म करो जल्दी से जल्दी, जिससे कि जो मिडल एशिया में उस पर ध्यान दिया जा सके। और जो फिर से वही जो मेन थ्रेट है वर्ल्ड के लिए, मेन थ्रेट कौन? चाइना। तो चाइना पर पूरा फोकस किया जा सके। क्योंकि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने तो कहा है कि जो चाइना है वो एक पीस कीपिंग कंट्री है, मतलब कि जो पीस चाहता है वर्ल्ड में। लेकिन जैसा भी आप देखोगे तो चाइना को जो कहने में और करने में बहुत बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि चाइना ने कहीं भी पीस का काम किया नहीं है। ताइवान में ले लो तो ताइवान पे चढ़ दौड़ता है, इंडिया पे चढ़ दौड़ता है, फिलीपींस पे चढ़ दौड़ता है, जापान पे चढ़ दौड़ता है। मतलब कि इसके जो जितने भी बॉर्डर पे जो देश हैं उनके ऊपर वह चढ़ दौड़ने की कोशिश करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खाने से चाइना पीस कीपिंग हो जाएगा। परंतु आपको पता है कि चाइना एक माउथ पीस है, मतलब कि वहाँ पर जो भी बोलते हैं वो सिर्फ और सुप्रीम वहाँ की एक पीएलए वो तय करती है। तो वो तो बोल तो कुछ भी सकते हैं, परंतु जो मेन थ्रेट है इंडिया के लिए वो है इस लड़ाई का बंद होना। और इंडिया के लिए नहीं, जो ग्लोबली जैसे अमेरिका, इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया, इनके लिए जो मेन थ्रेट है वो है चाइना। और चाइना को काउंटर करने के लिए ये जो दोनों लड़ाई हैं, जो टू फ्रंट पर लड़ाई जो वॉर हो रही है, वह दोनों वॉर बंद होना आवश्यक है। क्योंकि अमेरिका के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। इधर अमेरिका एक हाथ से इजराइल से बंधा हुआ है, दूसरे हाथ से यूक्रेन से बंधा हुआ है। तो अभी जो इंडिया है वह इस वक्त फ्री है और इंडिया चाहता है कि वह इस सिचुएशन को काउंटर करे
और सब मिलकर इस सिचुएशन को काउंटर किया, जिससे कि उन्होंने अपील की है इजराइल के राष्ट्र प्रधानमंत्री से कि वह इस युद्ध को जल्दी से जल्दी डिस्टेबलाइज करे या जल्दी से जल्दी बंद करे, जिससे कि ये जो सिचुएशन है उनसे निपटा जा सके। किसी भी देश के जो रिश्ते होते हैं तो परमानेंट रिश्ते या फिर अपने इमोशनल रिश्ते नहीं होते, क्योंकि किसी भी देश के रिश्ते पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए या अपने देश के फ़ायदे के लिए होते हैं। तो इसमें अगर इजराइल ये युद्ध बंद नहीं करता है तो जो इंडिया का जो पॉलिटिकल नुकसान है, जो मिडल ईस्ट है, जो मिडल एशिया है, जहाँ पर इंडिया की बहुत बड़ी ट्रेड रूट बना रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है, वह सारा चौपट हो सकता है। और इसी के साथ जो कि चाइना के लिए बहुत अच्छी बेनिफिट होगा इसमें, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया की ट्रेड और से बढ़े, और अगर इंडिया की ट्रेड बढ़ती है तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जो चाइनीज़ कंपनियां हैं वो चाइना से निकलकर इंडिया शिफ्ट होगी, क्योंकि अमेरिका खुद भी तो चाह रहा है कि जो चाइना है उसको पॉलिटिकली कंट्रोल किया जाए, उसको जो इकोनॉमिकली कंट्रोल किया जाए, और उसको कंट्रोल करने पर जो वहाँ की कंपनियां हैं वो कहाँ जाएगी। अब उसके लिए तो ऐसी पॉपुलेशन चाहिए, ऐसा देश चाहिए जहाँ पर पर्याप्त रूप से मजदूर मिले, पॉपुलेशन मिले। तो इंडिया ही एक ऐसी रिक्वायर्ड एक ऐसा देश है जो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसलिए चाइना नहीं चाहता कि जो इंडिया है उसकी ट्रेड बढ़े, उसकी जो इकोनॉमिक बढ़े, क्योंकि अगर इंडिया की ट्रेड बढ़ती है यूरोपियन देशों से अमेरिका तक, रशिया तक, मिडल एशिया में, तो जो वहाँ का जो ट्रेड रूट है वो बढ़ेगा, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया की वो बढ़ेगी, और इससे चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे भी पिछले 2-3 साल में वहाँ से जो कंपनियाँ हैं वो कंटिन्यू वहाँ से निकल रही है, कोई इधर जा रही है, अजरबैजान, आर्मेनिया, इंडिया आ रही है, और किधर भी जा रही है, परंतु वो कंपनियाँ वहाँ नहीं रह रही है, क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आने लगे है कि इंडिया और रसिया, विशेष रसिया मेन थ्रेट नहीं है, मेन थ्रेट है चाइना। आप पॉलिटिकली ले लो, आप इकोनॉमिकली ले लो, आप मिलिट्री ले लो, इसमें जो मेन थ्रेट है वो है चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये सब गेम हो रहा है, और चाइना को ही काउंटर करने के लिए नेतन्याहू से कहा गया है कि जो ये युद्ध है उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, और जो ये युद्ध है इसको ज़्यादा न बढ़ाया जाए, जिससे कि जो पॉलिटिकल काउंटर है वो इसे किया जा सके। दोस्तों, पहली बार जो यूरोप है, जो ऑस्ट्रिया है, वहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पहली बार जो फाशीवादी जो लोग हैं, फाशीवादी दक्षिणीपंथी जो लोग हैं, उनकी मेजोरिटी में उनको वोट मिले, उनको 29.2% वोट मिले हैं। तो मैंने बोला था कि जो ये वहाँ पर दक्षिणपंथी लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, उनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वह मूल समस्या है, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पर आते हैं बिना वीज़ा लिए, और वहाँ पर कुछ पार्टियाँ अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, उनको अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, कुछ स्पेसिफिक लोगों को बचाने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए उनको कुछ नहीं बोलती, और इसी का जो गुस्सा है वो पूरा यूरोप में आग की तरफ फैलता जा रहा है। और आपको पता है जैसे इटली, डेनमार्क और अब ऑस्ट्रिया में भी ऐसी जो पार्टियां हैं वो उभर कर आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इन पार्टियों को दबा दिया गया था, इनको दफना दिया गया था, परंतु ये जो काला जिन है फासिस्ट लोगों का, फासीवादी लोगों का, वो वापस बढ़ रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक है फासीवादी, जो कि ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट है उनसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रेडिकल इस्लामिस्ट तो इन बच्चे के भी बच्चे हैं, इन्होंने लाखों करोड़ों खून बहाए, पूरे यूरोप का खून बहाया इन लोगों ने। तो ये फासिस्ट बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आपने जैसे हिटलर को पढ़ा होगा, तो कम से कम हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को मार डाला, वो एक फासिस्ट थे। परंतु जो ये फासीवादी जो अब विचारधारा है वो धीरे धीरे पॉलिटिकली बाहर आ रही है, और अगर ये विचारधारा या ये लोग पावर में आते हैं तो ये न कि पैसिफिक रूप से ये सभी लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, क्योंकि जो एक आटे की चक्की में सभी लोग पीसे जाएंगे, जो इनोसेंट लोग हैं वो भी इस चक्की में पीसे जाएंगे, और इनोसेंट लोग भी इस चक्की में मारे जाएंगे।